रात थी 26 नवंबर 2008 8:30 के आसपास। अचानक सीएसटी के मंच पर एक तेज सी आवाज आई और फिर अजमल कसाब और उसका साथी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर यह कहानी गोलियों से शुरू नहीं हुई। यह कहानी शुरू हुई 7 साल पहले एक स्कूल की क्लासरूम से, जब दो लड़के बने दोस्त। एक डॉक्टर बनने चला गया, दूसरा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया। एक का दिमाग, दूसरे का हाथ। इन दोनों ने मिलकर वो हमला प्लान किया जिसने मुंबई को 60 घंटे तक नर्क बना दिया। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इस हमले की तैयारी 7 साल पहले शुरू हुई थी। एक आदमी अमेरिकी पासपोर्ट लेकर मुस्कुराते हुए कैमरा घुमाता रहा और हमले के हर रास्ते, हर दरवाजे, हर छत, हर खिड़की, सबका नक्शा पाकिस्तान भेजता रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कैंप में 10 लड़कों को सिखाया जा रहा था कैसे एक शहर को 60 घंटे तक बंदूक की नोक पर रखा जाता है। 4 दिन समुद्र में, एक फिशिंग बोट हाईजैक और मुंबई के तट पर 26 नवंबर की रात ये 10 साए उतर गए। इनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा और उसकी जुबान ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कौन था वो? कैसे ट्रेनिंग हुई? अटैक की प्लानिंग कहां हुई? और डेविड हेडली ने भारत को कितनी देर तक धोखा दिया? आज आप 26 नवंबर की वो कहानी देखेंगे जो किताबों में नहीं बल्कि खून, आग, धुआं और धोखे में लिखी गई थी। साल था 1971। पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल में एक छोटा सा मिलिट्री कॉलेज था, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। वहीं पढ़ते थे 2 लड़के, तहव्वुर हुसैन राणा और दाऊद सैयद गिलानी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों का सपना था कि देश की सेना में जाकर कुछ बहुत बड़ा करें। तहव्वुर राणा बहुत डिसिप्लिन लड़का था, पढ़ाई में तेज और हमेशा यूनिफॉर्म में एकदम परफेक्ट। दूसरी तरफ दाऊद गिलानी थोड़ा अलग था। उसका लुक भी अनयूजुअल था। उसका रंग गोरा था, उसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी आंख नीली। पाकिस्तान जैसे देश में ऐसा लुक बहुत रेयर था। लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे, ये तो पाकिस्तानी लगता ही नहीं। दरअसल उसकी मां अमेरिकन थी और उनका नाम एलिस सेरिल हेडली था। उनके पिता पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट सैयद सलीम गिलानी थे। उनके पेरेंट्स की शादी तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया। उसकी मां वापस अमेरिका चली गई और दाऊद बचपन में अपने पिता के साथ पाकिस्तान में रहा। 7 साल की उम्र तक वो पाकिस्तान में रहा, लेकिन 1977 में जब उसके पिता ने उसे अमेरिका भेज दिया तो वो अपनी मां के पास फिलाडेल्फिया जाकर बस गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अमेरिका में उसने पढ़ाई तो की, लेकिन धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। ड्रग्स पार्टीज और स्मगलिंग का हिस्सा बन गया। 1980 और 1990 के बीच वो कोकेन और हेरोइन के बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया। 2 बार एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वो छूट गया। वो बहुत स्मूथ टॉकर था, दिखने में एजुकेटेड, बात करने में चार्मिंग, लेकिन अंदर से खतरनाक। इसी बीच तहव्वुर राणा का करियर भी आगे बढ़ गया। वो पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कोर्प्स में गया, डॉक्टर बना और बाद में एक कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा शिफ्ट हो गया। वहां उसने इमिग्रेशन और वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, जिसकी ब्रांचेस टोरंटो, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे बड़े शहरों में थी। दूसरी तरफ दाऊद गिलानी की जिंदगी गिरती जा रही थी। उसका ड्रग बिजनेस कोलैप्स हुआ, केसेस बढ़ने लगे और वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन 2001 में उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस साल उसने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के एक रिलीजियस ग्रुप से, लश्कर-ए-तैयबा, जिसका फाउंडर था हाफिज मोहम्मद सईद। उस वक्त हाफिज सईद ऑलरेडी भारत पर कई अटैक्स कर चुका था और उसके टारगेट लिस्ट में नया शहर था मुंबई। दाऊद गिलानी के लिए यह नया रास्ता था। वो पाकिस्तान गया और वहां हाफिज सईद और जक्की उर रहमान लखवी से मिला। हाफिज सईद ने उससे कहा, तुम हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकते हो। और सच में गिलानी का अमेरिकन लुक, फ्लुएंट इंग्लिश और ड्यूअल बैकग्राउंड लश्कर के लिए गोल्ड माइन था। 2002 में उसे लश्कर के मुरीद के ट्रेनिंग कैंप बुलाया गया। ये लाहौर के बाहर लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था। यहाँ उसने इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग ली, जिसे वो दावत बोलते हैं। इसमें उसे आइडियोलॉजी सिखाई गई कि इंडिया, इजराइल और अमेरिका उनके दुश्मन हैं। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उसे मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके में पड़ता है, वहां भेजा गया, जहां लश्कर का मेन मिलिट्री कैंप था, बैतुल मुजाहिदीन।
यहीं से वो लश्कर की कोर आइडियोलॉजी और प्लानिंग का हिस्सा बन गया। 2002 से 2003 तक उसने पाकिस्तान के 5 दौरे किए, फरवरी, अगस्त, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। हर बार ट्रेनिंग सेशंस में शामिल हुआ, नए कॉन्टैक्ट्स बनाए और लश्कर के कोर लीडरशिप से जुड़ गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे लश्कर के फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में भेज दिया गया, जिसका हेड था साजिद मीर। साजिद मीर ने उससे कहा, तुम्हारा काम अब बैटलफील्ड पर नहीं होगा, तुम्हारा काम है इंटेलिजेंस गैदर करना और इन्फिल्ट्रेशन में मदद करना। साजिद मीर ने उसे साफ कहा, अब तुम अमेरिका वापस जाओ और अपना नाम चेंज करो, बाकी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें वहां मिलेंगे। दाऊद गिलानी ने वही किया। वो वापस अमेरिका गया और अपनी मां का लास्ट नेम अडॉप्ट किया। अब उसका नया नाम था डेविड कोलमैन हेडली। नया नाम, नया पासपोर्ट, नई पहचान। 2005 में उसने ऑफिशियली नाम बदलने का एफिडेविट दाखिल किया और अमेरिकन पासपोर्ट हासिल कर लिया। अब वो दिखने में पूरी तरह अमेरिकन था। ब्लू आइज, व्हाइट स्किन, क्लीन एक्सेंट, यूएस पासपोर्ट। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी एक्चुअली पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि इस प्रोसेस में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने उसकी मदद की थी, क्योंकि किसी ऐसे आदमी को जो पहले 2 बार ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार हुआ हो, इतने आसानी से यूएस पासपोर्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हेडली अब दोहरी जिंदगी जीने लगा, ऊपर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, नीचे से लश्कर का स्लीपर एजेंट। और यहीं पर उसकी स्टोरी फिर से जुड़ती है अपने पुराने दोस्त तहव्वुर राणा से। वो कनाडा में सेटल था और अमेरिका में भी उसकी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चल रही थी। हेडली ने उससे कांटेक्ट किया और कहा, भाई एक काम है जो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। लश्कर की तरफ से उसे एक प्लान मिला था, इंडिया में बेस एस्टैब्लिश करो। हेडली ने राणा से कहा, हम अपनी कंपनी की ब्रांच मुंबई में खोलते हैं, लेजिटिमेट बिजनेस भी चलेगा और ट्रैवल करने का रीजन भी रहेगा। राणा को आइडिया पसंद आया। उसने कहा, श्योर, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं इंडिया में भी। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा नेटवर्क जो आने वाले 3 सालों में दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक की बैकबोन बनने वाला था। डेविड हेडली का नया लाइफस्टाइल अब बिल्कुल बदल चुका था। ऊपर से वो एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन की तरह दिखता, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, इमिग्रेशन, कंसल्टेंसी, क्लाइंट कॉल्स। नीचे से वही लश्कर का एजेंट था जो अपने पुराने हैंडलर्स से लगातार कांटेक्ट में रहता था। उसने मुंबई जाने का पहला बहाना वीजा और बिजनेस मीटिंग बताया। जुलाई 2006 में जब वो पहली बार इंडिया पहुंचा तो उसने बस होटल्स, कैफेज और कुछ पब्लिक प्लेसेस की देख रेख की। यहाँ कैसा क्राउड रहता है, किस टाइम पर जगह क्राउडेड होती है, कहाँ कैमरे लगे हैं, किस एंट्री से लोग आते जाते हैं। ऐसी बातें उसने नोट की। वो ओपन टूरिस्ट की तरह रिकॉर्डिंग करता, कैमरा और वीडियो लेता, GPS कोऑर्डिनेट्स का यूज करता। बातों का ये सिलसिला अब लश्कर के लिए इंटेलिजेंस बनता जा रहा था। तहव्वुर राणा, जो अब कनाडा में सेटल्ड था और जिसकी इमिग्रेशन कंपनी की वजह से उसे इंडिया आने जाने के लेजिटिमेट रीजंस भी मिल जाते थे, उसने भी हेडली की मदद की। दोनों ने डिसाइड किया कि मुंबई में एक ऑफिस खोलना सबसे अच्छा कवर होगा, एक ऐसा कवर जो बार बार इंडिया आने का कारण दे और साथ में लोकल लॉजिस्टिक्स को आसान बनाए। इधर पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा ने अपनी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पूरी तीव्रता से शुरू कर रखी थी। उस वक्त के रिकॉर्ड्स और बाद के इंटरोगेशंस में जो सच सामने आया, उससे पता चला कि लश्कर ने उन लड़कों की स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर की। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक सूना होना और अक्सर छोटी सी क्रिमिनल हिस्ट्री, ऐसे युवाओं को चुनना आसान था। कुल मिलाकर 27 से ज्यादा नाम सामने आए, लेकिन आखिर में उन तमाम नामों में से सिर्फ 10 लड़के फाइनल हुए, वो 10 जिनको समुद्री रूट से भेजा गया। उनमें से एक का नाम अजमल आमिर कसाब था। कसाब था तो एक आम सा बच्चा, ओकारा जिला पंजाब का रहने वाला, लेकिन जिन कारणों से लश्कर ने उसे चुना, उन सभी कारणों ने उसे बड़े साजिश में ढकेल दिया। लश्कर का ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 मेन चरणों में डिवाइड था। पहला था द्वारा ए सफा, दूसरा द्वारा ए अम्मा, तीसरा द्वारा ए खासा और चौथा द्वारा ए रिबार। पहले 2 चरणों में रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन और बेसिक मिलिट्री स्किल्स दी जाती थी। तीसरे में एडवांस्ड गोरिल्ला फाइटिंग, एक्सप्लोसिव्स, क्लोज क्वार्टर्स बैटल जैसी ट्रेनिंग थी, जिसे पूरा करना आसान नहीं था। चौथे में इंटेलिजेंस और एस्केप इवेड के टेक्निकल्स सिखाए जाते थे। इन सभी चरणों में जो सर्वाइवर्स रहे, वही आगे की प्लानिंग के लिए चुने गए। ट्रेनिंग इतनी कड़ी थी कि कई लोग बीच रास्ते में ही निकल गए।
इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल टॉर्चर और कठिन दिनचर्या ने बहुतों को तोड़ दिया। प्रशिक्षण के इंस्ट्रक्टर्स में कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम बाद की जांच में बार बार आए, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और कुछ कमांडर्स। ट्रेनिंग में उनको यह सिखाया गया कि कैसे एक बड़े शहर में घुसकर मैक्सिमम डैमेज करना है, कैसे किसी भी भीड़ में ब्लेंड कर लेना है, और सबसे अहम बात, अगर कुछ गलत हो जाए तो किस तरह बच निकलना है। इन सब बातों का फाइनल आउटपुट यही था कि एक बड़ा कोऑर्डिनेट मल्टी साइट अटैक को अंजाम दिया जाए। अजमल कसाब और बाकी 9 लड़कों का सिलेक्शन होने के बाद उन्हें पाकिस्तान से कराची तक सीक्रेट ट्रेन से लाया गया। कराची के निकट अजीजाबाद इलाके में उन्हें कुछ हफ्तों तक रखा गया और वहां से उनकी समुद्री ट्रेनिंग शुरू हुई। इस समुद्री ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया गया कि छोटी नाव से कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मछलियों की तरह नाव चलानी है, कैसे कोस्ट लाइन पढ़नी है, यानी बेसिक सीमैनशिप। साथ ही उन्हें वीडियो दिखाकर उन इंडियन जगहों के विस्तृत शॉट्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताए गए जो बाद में टारगेट्स बनेंगे। इन टेप्स और फोटोज को लश्कर के सेंट्रल प्लानिंग सेल ने कैटेगोराइज किया कि कौन सी टीम किस टारगेट पर जाएगी, किस रूट से जाना है, किस तरह की डिस्गाइजेस लेनी है। लश्कर ने 5 टीम्स बनाई। हर टीम में 2-2 लोग थे। दोनों का जोड़ा बड़ी सिस्टम के हिसाब से रखा गया ताकि एक पार्टनर मारा जाए तो दूसरा कुछ कर सके। अजमल इस्माइल की जोड़ी इनमें से एक थी। उन 10 फाइनल कैंडिडेट्स में से एक को टीम का लीडर भी चुना गया, जिसे कहा गया कि वह ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखेगा। फाइनल लिस्ट में इन 10 लड़कों के रियल एड्रेसेस, फैमिली रिकॉर्ड्स और छोटे छोटे क्रिमिनल मामलों को स्क्रब करके उन पर ध्यान दिया गया ताकि कोई ऑब्वियस सरकारी बैकग्राउंड चेक में फेल ना हो। नवंबर का महीना आता है और लश्कर लीडरशिप हमले की तारीख तय करने लगती है। शुरू में कुछ तारीखें फिक्स हुई, लेकिन इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते कुछ तारीखें बदलती रहीं। वर्ष 2008 के सितंबर-अक्टूबर में कुछ प्लान डेट्स पर रोक लगाई गई क्योंकि इंडियन रॉ को कुछ इंटेलिजेंस मिली और सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गईं। लेकिन लश्कर ने पीछे नहीं हटा। जनवरी से नवंबर के बीच उनकी मीटिंग्स और रिहर्सल्स जारी रहीं। अंततः डिसीजन हुआ कि लेट नवंबर का महीना ठीक रहेगा क्योंकि उस समय कम विजिबिलिटी और कई लॉजिस्टिक एडवांटेजेस थे। दोनों तरफ भारत में कुछ एजेंसीज को इन संकेतों का पता चला तो लश्कर ने डेट बदलवा दी। पर जब लश्कर ने आखिरकार तय किया कि अब आखिरी प्लान कर दिया जाए तो उन्होंने सारे रिसोर्सेज जुटा लिए। फेक आईडीज, इंडियन क्लोथ्स, लोकल सिम कार्ड्स, कैश बंडल्स, जीपीएस सेट्स, सैटेलाइट फोन्स और स्मॉल वेपन्स, ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर निहित नेटवर्क्स के जरिए इकट्ठा करके कराची के आसपास भेज दी गईं। 21 नवंबर को एक आखिरी ब्रीफिंग हुई। वहां जकीउर रहमान लखवी और कुछ बड़े लोग मौजूद थे। उन्होंने लड़कों को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दी, अगर किसी ने देखा तो क्या कहना है, किस तरह बिहेव करना है, और सबसे डरावनी बात, जब भी बड़ी क्राउड दिखे तो किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में मत सोचना, सभी पर फायर करना। उन्होंने कहा कि अगर एनकाउंटर में कोई फॉरेनर मिले तो उन्हें स्पेशल टारगेट समझो। ये लाइंस बाद में कसाब के बयान में आई और ये दिखा देती हैं कि उनका मकसद सिर्फ इमारतें तबाह करना नहीं था। उनका लक्ष्य था मैक्सिमम सिविलियन कैजुअल्टीज और इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाना। 22 नवंबर की सुबह लड़कों को कराची से समुद्र के रास्ते भेजा गया। उन्हें एक छोटी नाव से ट्रांसफर किया गया, फिर बड़ी नाव अल हुसैनी पर चढ़ाया गया। समुद्र में 2-3 दिन की स्ट्रेटेजी के बाद 23 नवंबर के दोपहर को उन्होंने एक छोटी इंडियन फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक कर लिया। उस नाव पर जो मछुआरे थे उन्हें मार दिया गया और एक नाविक अमरचंद को बंधक बनाया गया ताकि वो रास्ता दिखाता रहे। यह घटना बाद में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। समुद्री यात्रा का आखिरी पार्ट बेहद रिस्की था। आखिरकार कोस्ट गार्ड, नेवी और अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया और 26 नवंबर की रात को मुंबई को तट के पास पहुंच गए। बदवार क्षेत्र पर उतरने के बाद उन्होंने 5 टीम्स में डिवाइड होकर टैक्सी लेकर अपने टारगेट्स की ओर जाना शुरू किया। उन टारगेट्स में प्रमुख थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। शाम के 8 बजे के आसपास ये घातक जोड़ियां अपने अपने जगहों पर पहुंची और हमला शुरू हुआ। रात के 8:30 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। मरीन ड्राइव पर लोग टहल रहे थे, कोलाबा के कैफेज और होटल्स में गाने बज रहे थे और सीएसटी पर लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में दौड़ रहे थे।
किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ मिनटों में यह शहर जो कभी सोता नहीं था वो आज डर से पत्थर बन जाएगा। बदवार पार्क के पास एक छोटी स्पीड बोट किनारे लगी। 10 लड़के पिछले 4 दिन से समुद्र में सफर कर रहे थे। वो धीरे धीरे किनारे पर उतरे। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स, बैग में ग्रेनेड्स और जेब में नकली ID कार्ड थे। हर एक ने इंडियन कपड़े पहने थे और कलाई में कलावा बांधा हुआ था ताकि कोई शक न करे। उतरते ही उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए। पहली टीम अजमल आमिर कसाब और अब्बू इस्माइल की थी जो CST स्टेशन की ओर निकली। दूसरी टीम साजिद और अब्बू उमर थी जो लियोपोल्ड कैफे की तरफ गए। तीसरी अब्बू अली और अब्बू सोहेल की जो ताज होटल की तरफ गए। चौथी अब्बू ओवैस और अब्बू अक्सा की थी जो ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल की ओर गए। पांचवी अब्बू उमर और अब्बू अक्षा की थी जो नरीमन हाउस की तरफ गए जो एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र था। टैक्सियां पकड़ी गईं और सब अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ गए। हर टीम के पास एक GPS डिवाइस था जो उन्हें पहले से रिकॉर्डेड कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा था। ये कोऑर्डिनेट्स वही थे जो अमेरिका में बैठा डेविड हेडली मंथ्स पहले भेज चुका था। रात के लगभग 9:20 पर CST स्टेशन की फर्श पर पहली गोली गूंजी। अजमल और इस्माइल ने अपनी AK-47 उठाई और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रेनों के पीछे छिपने लगे, बच्चे और महिलाएं रोने लगीं और प्लेटफॉर्म पर लाशें गिरती चली गईं। मुंबई पुलिस की शुरुआती टीम तुरंत पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने दुश्मन ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड्स से लैस हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में CST स्टेशन खून के तालाब में बदल गया। उस हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए और कई दर्जन घायल हुए। कसाब और इस्माइल स्टेशन से निकलकर बाहर आए और एक कार हाईजैक करके कामा हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहीं पुलिस ने उन्हें घेर लिया और शुरू हुआ एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में मुंबई पुलिस के 3 सबसे बहादुर अफसर शहीद हुए। हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, विजय सालस्कर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और अशोक कामटे जो एडिशनल कमिश्नर थे। तीनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी, अपनी गाड़ियों में चढ़े और आतंकियों को रोकने निकले। लेकिन इस्माइल ने AK-47 उनकी गाड़ी पर फायर किया और तीनों ऑफिसर्स मौके पर गिर पड़े। इस्माइल और कसाब वहां से भागे और एक और टैक्सी हाईजैक कर ली। लेकिन पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर नाकाबंदी कर दी। यहां करीब आधे घंटे की गनफाइट चली। इस्माइल मारा गया और कसाब घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसकी राइफल छीनी और पहली बार किसी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। यही वो पल था जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी का दरवाजा खोल दिया। इधर बाकी 4 टीमों ने भी हमला शुरू कर दिया था। लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी हुई, कई फॉरेन नागरिक मारे गए। कैफे की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं। ये हमले की खामोश गवाही देते हैं। ताज होटल जो मुंबई का गर्व था, वहां का मंजर सबसे डरावना था। 2 आतंकियों ने ग्रेनेड से विस्फोट किया, कई मंजिलों में आग लग गई और सैकड़ों लोग अंदर फंस गए। होटल के अंदर जो बंधक स्थिति बनी वो अगले 60 घंटे तक चली। ओबेरॉय होटल पर भी ऐसा ही हुआ। आतंकियों ने पहले रेस्तरां पर फायरिंग की, फिर लोगों को ऊपर के फ्लोर्स में ले जाकर बंधक बना लिया। नरीमन हाउस यहूदी परिवारों का धार्मिक केंद्र है। वहां आतंकियों ने पूरी इमारत कब्जे में ले ली। कई लोग छत से कूद गए, कई फंस गए। रात होते होते पूरा मुंबई युद्ध का मैदान बन गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस कमांडोज सब अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि आतंकवादी पूरी तरह ट्रेंड थे और हर जगह टैक्टिकल एडवांटेज में थे। इसी बीच दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को एक्टिवेट किया गया। स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ब्लैक टॉर्नेडो तैयार हुई और NSG कमांडोज को एयरलिफ्ट करके मुंबई भेजा गया। लेकिन उनका विमान उस वक्त चंडीगढ़ में था। लॉजिस्टिक्स में देरी हुई। रात भर मुंबई 2 के लोग डर में थे और कमांडोज सुबह तक पहुंचे। जब NSG मुंबई पहुंची तो सबसे पहले 3 जगहों को टारगेट किया: ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस। NSG ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया, थर्मल इमेजिंग की और नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। कमरे दर कमरे कॉम्बिंग शुरू हुई। ताज होटल के अंदर स्मोक, आग और डार्कनेस सब कुछ था। कमांडोज को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर कदम पर डर था कि किसी कमरे के पीछे आतंकवादी छिपा ना हो। कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़े और हर एक मंजिल से हॉस्टेजेस को निकालते गए। कई फ्लोर्स पर बॉडीज मिली, फॉरेन नागरिकों की, होटल स्टाफ की, सिक्योरिटी पर्सनल की।
ताज होटल की आइकॉनिक डोम पर आग लग चुकी थी। वो दृश्य आज भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एनएसजी के ऑपरेशन में एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। उन्होंने अपनी टीम को पीछे रहने को कहा और खुद आतंकियों के सामने गए ताकि साथियों की जान बचाई जा सके। उनकी आखिरी आवाज रेडियो पर गूंजी थी, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। और उसके कुछ मिनट बाद वो गोली से शहीद हो गए। ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन कुल 60 घंटे चला। 28 नवंबर तक ओबेरॉय होटल में आतंकियों का सफाया हो गया। 29 नवंबर को ताज से और नरीमन हाउस भी क्लियर कर दिए गए। आखिरकार मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में बच्चे, महिलाएं, पुलिस वाले, फॉरेन नागरिक सब शामिल थे। भारत पर यह अब तक का सबसे कोऑर्डिनेट और डेवास्टेटिंग टेररिस्ट अटैक था। अब जब धुआं छंट गया तब असली काम शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन का। पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब से पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट गांव का रहने वाला है। उसने अपने ट्रेनिंग कैंप्स, इंस्ट्रक्टर्स और रूट्स का डिटेल बताया। उसके बयान से साफ हो गया कि ये कोई लोकल गैंग नहीं था, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन था, जिसके पीछे लश्कर ए तैयबा और आईएसआई दोनों थे। साथ ही जो जीपीएस डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और फेक आईडीज बरामद हुए, उनके डेटा से पाकिस्तान कनेक्शन कंफर्म हो गया। फोन रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे कि आतंकियों के कॉल्स सीधे पाकिस्तान के कंट्रोल रूम से हो रहे थे। वो कॉल्स साजिद मीर, जरार शाह और जाकिर रहमान लखवी जैसे लोगों से लिंक्ड थे। उस कंट्रोल रूम से उन्हें लाइव अपडेट्स दिए जा रहे थे, कौन से कमरे में हॉस्टेजेस हैं, कहां सिक्योरिटी पहुंची है, कौन से विंडो से फायरिंग करनी है, यानी रिमोट कंट्रोल्ड कार्नेज। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्विस्ट आया डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के अरेस्ट से। अमेरिका में एफबीआई ने हेडली को 2009 में पकड़ा क्योंकि उसके पाकिस्तान और इंडिया के बीच सस्पिशियस ट्रैवल रिकॉर्ड्स पकड़े गए थे। उसके कंप्यूटर से मुंबई के सारे कोऑर्डिनेट्स, वीडियोस और फोटोज मिले, वही जिनकी मदद से टारगेट्स चुने गए थे। उसने कन्फेस किया कि उसने 2006 से 2008 तक कुल 9 बार भारत का दौरा किया। हर बार नई जगहों की फोटोज और वीडियोस लेकर पाकिस्तान भेजता था। उसके सर्वेलेंस डेटा को लश्कर का टेक एक्सपर्ट जरार शाह कंपाइल करता और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाकर अटैकर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। हेडली ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ ऑफिशियल्स भी इस पूरे ऑपरेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उनका काम लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और फंडिंग को इंश्योर करना था। जब एफबीआई और इंडियन एजेंसीज ने जॉइंटली इन्वेस्टिगेशन की तो हेडली की कन्फेशन का डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की। उसमें साफ लिखा था कि हेडली इज द आइज एंड ईयर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा। हेडली को बाद में अमेरिका की अदालत में ट्रायल किया गया। उसको 35 साल की सजा हुई, लेकिन तहव्वुर राणा ने खुद को इनोसेंट बताया। उसका कहना था कि वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर था। फिर भी कोर्ट ने कहा कि उसकी कंपनी का इस्तेमाल एक टेररिस्ट ऑपरेशन के कवर के रूप में हुआ था। 26/11 सिर्फ मुंबई का अटैक नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग थी कि आतंकवाद अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं मानता। उसने दिखा दिया कि एक आदमी अगर सही जगह और सही डिस्गाइज में हो तो कितनी तबाही मचा सकता है। भारत में इस हमले के बाद सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरी तरह बदल दी गई। कोस्टल सर्वेलेंस मजबूत हुई, एनएसजी के रीजनल हब्स बनाए गए और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स सुधार दिए गए। लेकिन हर भारतीय के दिल में वो डर, वो गुस्सा और वो दर्द आज भी जिंदा है। और शायद सबसे बड़ी बात, मुंबई ने हार नहीं मानी। 60 घंटे की आग और खून के बाद भी ये शहर अगले दिन चला, ट्रेन्स चली, लोग ऑफिस गए और ताज होटल फिर से खड़ा हुआ। क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक जज्बा था जो आतंक के सामने झुकना नहीं जानता। मुंबई पर हुआ वो हमला खत्म तो हुआ, लेकिन उसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। 26 नवंबर 2008 की ये तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक सिंबल